हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो कल जो पढ़ा वो याद है कि हमने समवैद्युत क्षेत्र में गोले के अंदर क्या निकाला था। हमने पोटेंशियल निकाला था। पोटेंशियल के साथ पोटेंशियल से हमने विद्युत क्षेत्र की क्या निकाली थी, तीव्रता निकाली थी। क्या निकाली थी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल ली थी। इतना हमने पढ़ लिया था। अब हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास में जो समवैद्युत क्षेत्र में जो गोला है, जो स्फीयर है, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, हमने एक परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया है। क्या डाल दिया है? परावैद्युत माध्यम रख दिया है। ठीक है, उसके अंदर वहां हम क्या निकालेंगे? उसके हम अंदर क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। किसके? अब परावैद्युत गोले के अंदर निकालेंगे। किसके अंदर? और कुछ कंडीशन हमारे पास में गिवन होती है, जैसे हम निकालते हैं। हमने पढ़ा था जो परावैद्युत माध्यम होता है और वैद्युत प्रवृत्ति, इसमें रिलेशन पढ़ा था हमने। ER बराबर काई -1 पढ़ा था ना। ये रिलेशन बताओ, पढ़ा था या नहीं पढ़ा? या फिर सॉरी, ये था ये रिलेशन। क्या था? ER बराबर काई +1, यही था ना यही। तो हम क्या करेंगे? इसका यूज करके निकालेंगे। इसका यूज करेंगे। तो देखें, आगे स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। देखिएगा थ्योरी क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं चित्र। ये जो डायग्राम है क्या है, ये देखिएगा, ये एक गोला है। ठीक है, गोला है जिसके सेंटर से रेडियस इसकी R है। ठीक है, अब क्या है देखिएगा, जो समवैद्युत क्षेत्र है वो कौन सा है? E0 वेक्टर। कौन सा है? E0 वेक्टर। ठीक है, क्या है? समवैद्युत क्षेत्र है हमारे पास में। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का जो परिणामी क्षेत्र वो कौन सा है हमारे पास में? और हमारे पास में जो ध्रुवण के कारण, ध्रुवण भी होगा, क्योंकि ध्रुवण के कारण ही क्या है, ऊपरी गोलार्ध पर चार्ज धनावेश और निचली गोलार्ध पर चार्ज ऋणावेश आ जाता है। किसके कारण? पोलराइजेशन के कारण, ध्रुवण के कारण। ठीक है, तो हम बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि सिद्ध करो कि परावैद्युत गोले के अंदर, किसके अंदर हम क्या ले रहे हैं? परावैद्युत गोला ले रहे हैं, उसके अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है? तीव्रता। और तीव्रता किस फॉर्म में निकालनी हमें? E इनसाइड बराबर 3/ER + 2 एप्सिलॉन E0। E0 क्या है हमारे पास में? E0 क्या है हमारे पास में? E0 जो समवैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, क्या है? समवैद्युत क्षेत्र का विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, हम निकालते हैं। अब देखिएगा, और या फिर हम किसको K और K1 की फॉर्म में निकालेंगे। K1 क्या है? K का मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना। हमारे पास ऐसी टर्म बनेगी कि हम इसका मान निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्या है, थ्योरी देखते हैं पहले कि समवैद्युत क्षेत्र में हम क्या निकाल रहे हैं। समवैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत गोला। ठीक है, कैसा क्षेत्र है? समवैद्युत क्षेत्र है, उसमें हमने क्या रख दिया? एक परावैद्युत गोला रख दिया। ठीक है, कि माना एक O केंद्र व R त्रिज्या का क्या है? एक गोला है। इस गोले में परावैद्युत माध्यम ER भरा हुआ है। मैंने क्या बात करी आपको कि ये क्या है? समवैद्युत क्षेत्र है। इसके अंदर मैंने क्या रख दिया? एक परावैद्युत गोला रख दिया है। क्या रख दिया? एक परावैद्युत गोला रख दिया है, जिसके मैंने क्या भर दिया? परावैद्युत माध्यम भर दिया है। क्या भर दिया है? परावैद्युत माध्यम भर दिया है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो परावैद्युत गोला होता है उनके लिए परावैद्युतांक का मान 1 से ज्यादा होता है। क्या होता है? जो ER का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान क्या होता है? 1 से ज्यादा होता है।
ठीक है, तो यही लिखा है मैंने, ई आर ग्रेटर देन 1। अब हम परावैद्युत गोले को समवैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है, और माना यह समवैद्युत क्षेत्र क्या है हमारे पास में, ई नॉट वेक्टर है। देखिएगा ये ई नॉट वेक्टर क्या है मेरे पास में, ये क्या है, समवैद्युत क्षेत्र है। इसके अंदर मैंने परावैद्युत गोला रख दिया है, क्या रख दिया है, परावैद्युत गोला रख दिया है, और परावैद्युत गोले के अंदर मैंने परावैद्युत माध्यम भर दिया है, ठीक है। और इसके लिए जो ई आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान हमेशा क्या रहेगा, 1 से ज्यादा रहेगा, क्या रहेगा, 1 से ज्यादा रहेगा। यहाँ जो समवैद्युत क्षेत्र है वो क्या है, ई नॉट वेक्टर। इस समवैद्युत क्षेत्र के कारण परावैद्युत गोला ध्रुवित हो जाता है, किसके कारण, जो समवैद्युत क्षेत्र है ई नॉट वेक्टर, इसके कारण, जो ये क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है, इसके कारण जो गोला है ये क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है, पोलराइज हो जाता है, क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ऊपरी गोलार्ध पर क्या धनावेश और निचली गोलार्ध पर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है, क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। देखिएगा क्या है कि जो टोटल है हमारे पास में, हम क्या निकाल रहे हैं, परावैद्युत गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र वो क्या है, ई इन है, क्या है, इनसाइड है, ठीक है। ई नॉट क्या है, ई नॉट समविद्युत क्षेत्र है, और ईपी क्या है, पोलराइजेशन के अंदर, ये गोले के अंदर क्या है, ध्रुवण के कारण जो क्षेत्र व्युत्पन्न हुआ है, क्या है, पोलराइजेशन के कारण ध्रुवण के अंदर क्या है, ध्रुवण के कारण क्या हो गया है, एक वैद्युत क्षेत्र व्युत्पन्न हो गया है, ठीक है। तो देखिएगा क्या है, इन दोनों का योग परावैद्युत गोले के विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिएगा समीकरण 1 से स्पष्ट है कि परावैद्युत गोले के अंदर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ई इन आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने कौन सा आरोपित किया है, समविद्युत क्षेत्र आरोपित किया है, क्या है, ई नॉट। और परावैद्युत गोले के अंदर ध्रुवण के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या है, पोलराइजेशन के कारण ईपी है, किसके, इन क्या है, गोले के अंदर इनसाइड के योग के क्या होती है, बराबर होती है। तो ये जो मीनिंग है वो हमने थ्योरेटिकल रूप में लिख दिया, क्या कर दिया, थ्योरेटिकल रूप में हमने लिख दिया। तो देखिएगा हम क्या लिखते हैं, जो ई इन है, इनसाइड है किसके अंदर, परावैद्युत गोले के विद्युत क्षेत्र है हमारे पास में, वो क्या है, समविद्युत क्षेत्र, और क्या है, पोलराइजेशन के कारण जो विद्युत क्षेत्र व्युत्पन्न हुआ है गोले के अंदर, उन दोनों के योग के क्या है, बराबर होता है, ठीक है। अब हमने इससे पहली कक्षा में, आपको याद है क्या पढ़ा था, गोले के जब समविद्युत क्षेत्र था तो गोले के अंदर हमने क्या पढ़ा था, कितनी आई थी, पोलराइजेशन के कारण हमारे पास में ध्रुवण के कारण क्या आई थी, जो विद्युत क्षेत्र आई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी हमारे पास में। इससे जस्ट पहला क्वेश्चन किया था कल की क्लास में, याद है कितनी आई थी, -p वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, कितनी आई थी, -p वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आई थी, किसके कारण, पोलराइजेशन के कारण, ठीक है। तो देखें चूंकि ईपी वेक्टर इनसाइड कितना है, -p वेक्टर अपॉन कितना है, 3 एप्सिलॉन नॉट। बताओ ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कल ही तो पढ़ा है अपन ने, कल ही पढ़ा है ना, जब हमने विद्युत क्षेत्र की लास्ट में जब तीव्रता निकाली थी, कहां से, -k कैप z डायरेक्शन में आई थी, बताओ आई थी या नहीं आई थी, आई थी ना, ये हमने पढ़ी थी। P क्या है हमारे पास में, पोलराइजेशन है, ध्रुवण है, और वहां स्मॉल p हमने क्या लिया था, डाइपोल मोमेंट लिया था ना।
यहाँ पी क्या है, ध्रुवण के कारण। तो हमारे पास में क्या आई है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ध्रुवण के कारण गोले के अंदर क्या आ गई है, P वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, हम जानते हैं क्या है, वी नो दैट, हम जानते हैं इसको। ये हमने क्या निकाला है, हमने जो पिछली कक्षा की थी उसमें निकाला था, ये निकाला था ना लास्ट में ही। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं देखिएगा, हमने मान रखा है किसमें, समीकरण 1 में, ईपी का मान रखने पर रखे मान क्या रखा है हमने, ई इन इनसाइड परावैद्युत के कारण क्या है, ई नॉट प्लस क्या आया है, क्या आएगा हमारे पास में बताइएगा, क्या आएगा। अब एक चीज बताइएगा कि मान जो माइनस के कैप है, के कैप क्या आई थी, उसकी डायरेक्शन आई थी, माइनस क्या बता रहा था कि जो विद्युत क्षेत्र है और क्या है, जो विद्युत क्षेत्र है हमारा और ध्रुवण की डायरेक्शन एक दूसरे की क्या थी, अपोजिट थी, क्या थी, एक दूसरे के अपोजिट थी या नहीं थी बताइएगा, थी या नहीं थी ना। तो हमारे पास में क्या आया है देखिएगा, P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यही वैल्यू आई है, नेगेटिव साइन क्यों आया है मैंने बता दिया, ये वैल्यू आई है। अब मैं क्या करती हूँ, ई नॉट की वैल्यू निकालती हूँ, तो देखिएगा मैं इसको इस साइड लेके गई, क्या आया है, पॉजिटिव आ गया है, नेगेटिव इधर गया, कैसे हुआ, पॉजिटिव हो गया। आया इतना समझ, आया क्या, यहां हम सिर्फ P ले लेते हैं, ठीक है, इतना आ गया समझ। ये वाला स्टेप बताओ किस किस को समझ नहीं आया, आया समझ, बताओ जल्दी। ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं, जो ध्रुवणता की परिभाषा है वो क्या है, आप एक चीज बताइएगा, ये आपने पढ़ा है, बताओ ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, पढ़ा है ना, याद आया कहीं, तभी तो हमने ई आर बराबर जब विद्युत क्षेत्र की प्रवृत्ति निकाली थी तो यहीं से तो मान निकाल के ई आर -1 किया था। सेकंड लेक्चर में देखिएगा, बताओ ये है या नहीं है, बताइएगा, इतना आया समझ में। अब मैं क्या कर रही हूँ, पी वेक्टर का मान रख रही हूँ, मैंने ये इक्वेशन कौन सी मान ली है देखिएगा, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, मैं समीकरण 2 में मान रखने पर रख दूं मान, देखिएगा मैंने 2 में मान रखा, क्या आया है, ई नॉट वेक्टर बराबर ई इनसाइड, मैंने इसका मान रखा, मान क्या रखा है, एप्सिलॉन नॉट काई ई इनसाइड वेक्टर अपॉन क्या है, 3 एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज बताइएगा, ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया ना, तो जो ई नॉट वेक्टर मेरे पास में आया है, एक चीज बताइएगा, दोनों से ई इनसाइड वेक्टर बाहर ले लेती हूं मैं, बाहर ले लिया, बताइए यहाँ क्या बचा, 1, फिर यहाँ क्या बचेगा मेरे पास में, काई अपॉन 3, बताओ यही बचेगा या नहीं बचेगा,
जल्दी बताओ, बचेगा ना? इसको आगे सॉल्व किया मैंने, क्या किया? हाँ, ई इन एलसीएम लिया, कितना आया? 3। कितना आया? 3 प्लस काई, ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या कर रही हूं, मुझे क्या निकालना था? परावैद्युत गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी थी हमारे पास में? ई वेक्टर इनसाइड थी ना? तो मैंने क्या किया, ये 3 को, ये वाली जो वैल्यू है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कितनी वैल्यू आई है मेरे पास में? ये वैल्यू आई है। बताइए इतना समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताइएगा। ये इतना समझ में आया या नहीं आया? आया इतना समझ में? अब हम जानते क्या हैं? हम जानते हैं कि हमें क्या निकालनी है। देखिएगा, हमें ये वाली टर्म निकालनी है, इस फॉर्म में लेके आना है काई को हटा के। हम जानते हैं कि पैरावैद्युत व वैद्युत प्रवृत्ति के संबंध से क्या होता है? ई आर बराबर कितना होता है? काई प्लस 1 होता है। मैं मान रख दू काई का, कितना आएगा? ई आर माइनस 1 आ जाएगा। ई आर माइनस 1 आ जाएगा ना भाई। काई बराबर कितना आ गया मेरे पास में? ई आर माइनस 1 मैंने मान रखा काई का, तो देखिएगा कितना आएगा? 3। कितना रखा? ई आर माइनस 1 प्लस 3, कितना? समविद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। देखिएगा कितने आएगा? ई इनसाइड बराबर कितना आएगा? 3 अपॉन कितना है? ई आर माइनस 1 प्लस 3, मतलब ई आर कितना हो जाएगा? प्लस 2 हो जाएगा। किसके? ई नॉट वेक्टर के। बताओ फर्स्ट टर्म आ गई है या नहीं आई है? यही आया है मान। बताओ आया या नहीं आया? आ गया ना? तो यही हमारे पास में क्या है? विद्युत क्षेत्र की क्या आ गई है? तीव्रता आ गई है। या फिर हम इसको दोनों तरफ कितना आ गया? ये मान आ गया। यही क्या है? विद्युत क्षेत्र की क्या आ गई है? तीव्रता। किसके लिए? परावैद्युत गोले के लिए। आ गई ये चीज समझ में? ये कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास में? इक्वेशन नंबर 3 लिख दें। दूसरा स्टेप हमें क्या बता रहा था? हमें K1 की फॉर्म में भी निकालना है ना? तो मैं क्या करती हूं, जो ये समीकरण 3 है, देखें मैंने क्या किया, ये जो समीकरण 3 है, या फिर वहीं हम ई वेक्टर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर के फॉर्म में भी लिख दें। देखिएगा, ये हमारे पास में समीकरण जो 3 आई है, मैं क्या कर रही हूं, ये वाली टर्म है समीकरण 3 को 1/4 पाई एप्सिलॉन से ऊपर नीचे गुणा करने पर दोनों तरफ अंश और हर में दोनों में कर दिया।
कर दिया। तो मैंने क्या किया, देखो गुणा करूंगी मैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे k1 k2 की फॉर्म में लेके आना है। मैंने क्या किया, ई इनसाइड यहाँ किया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इस वाले टर्म को लेना है, देखिएगा क्या 3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन, फिर क्या है ई आर कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन प्लस क्या है 2 इंटू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन। बताओ कोई फर्क पड़ा, यहाँ से मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन बाहर ले लिया, ये कैंसिल आउट हो गया, यही टर्म बन गई। तो गुणा मैंने क्या किया, यदि मैं गुणा करती हूँ, अब मैंने क्या किया है, गुणा और भाग दोनों किया है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। अब एक चीज बताइएगा, हमारे पास में जो ई आर होता क्या है, ई आर होता है ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना, होता है। तो देखिएगा ई इन बराबर क्या है 3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये वाली टर्म को मैंने क्या लिखा है ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन प्लस 2 क्या है इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन। समझ में आया। अब देखिएगा ये एप्सिलॉन से ये एप्सिलॉन कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा मेरे पास में ई इन, कितना बचा। अब एक चीज मैं मान लेती हूँ साइड में कि मैंने k1 क्या माना है, मैंने k1 वेक्टर माना है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और k2 जो मैंने माना है, ठीक है, k2 मैंने माना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही माना है, मान लिया। तो देखिएगा मैं वैल्यू रख रही हूं, अब डायरेक्ट रख दू वैल्यू 3, क्या आया है k1 आ गया, मान रख दिया। यहाँ क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कितना है k2 है मेरे पास में, यहाँ कितना है 2k1 है, कितना है 2k1 है। ठीक है, अब देखिएगा क्या यही टर्म बनी है हमारे पास में 3k1 अपॉन कितना आ गया है 2k1 प्लस क्या आ गया है k2 आ गया है। देखिएगा क्या यही पूछ रहा था, चेक करिएगा क्वेश्चन में यही था क्या, यही था क्या k1 3k1 2k1 प्लस k2। देखिएगा चेक करिएगा यही है क्या। तो हमने सिद्ध कर दिया, ये जो आया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसमें, परावैद्युत गोले के लिए, किसके लिए आ गई है, परावैद्युत गोले के लिए, इक्वेशन नंबर 4। तो देखिएगा समीकरण 3 व 4, परावैद्युत गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है। हो गया, तो ये क्वेश्चन अपना हो गया कंप्लीट। ठीक है, इतना समझ में आया या नहीं आया बताओ, एक एक स्टेप समझ में आई है या नहीं आई है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन पहले वाली चीज याद होनी चाहिए इसके लिए। कैसे, जैसे हमने समविद्युत क्षेत्र के अंदर डायरेक्ट यदि हमें मान नहीं पता होता कहाँ से, कि हमने जो वो वैल्यू लिखी है p माइनस पी वैक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, वो कहाँ से लिखी है, कल ही तो पढ़ा है ना हमने, जब लास्ट रिजल्ट निकाला था माइनस k कैप, k कैप क्या आई थी, डायरेक्शन आई थी, निकाली थी, भूल गए। तो याद तो रखना चाहिए ना, कैसे भूल जाते हो।
फिर बाद में फिर पन्ने पलटोगे। तो उससे अच्छा है याद रखो, कल की तो क्लास है, 2-3 दिन पहले की थोड़ी ना है, याद तो होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे हमने यूज किया, फिर हमने वैद्युत प्रवृत्ति और परावैद्युतांक का जो रिलेशन है उससे हमने जो हमें पूछ रहा था क्वेश्चन में ER की टर्म में वो हमने वैल्यू निकाली है। फिर हमसे पूछ रहा था K1 K2 की, उसमें हमने क्या किया वो बना दिया है। देखिएगा फिजिक्स और मैथ एक ऐसी चीज है जिसे आप कुछ भी बनाने के लिए आप मान सकते हो। मैंने भी तो यही माना है, क्या मान लिया मैंने, क्या कर दिया, इस स्टेप को बनाने के लिए अपने मन से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन कर दिया के का, कर दिया ना, और हमने वैल्यू निकाल दी ना। तो यहाँ क्या है, मैथ और फिजिक्स आप अपने हिसाब से खेल सकते हो, उनसे आंसर लेके आना है, आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो बस, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो उसको। मैंने भी तो वही किया है, गुणा भाग करके। ठीक है, तो हम दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, गॉस के नियम का रूप वैद्युत विस्थापन सदिश क्या है, वैद्युत विस्थापन सदिश डी वेक्टर होता क्या है मेरे पास में, ये होता है डी वेक्टर विद्युत विस्थापन सदिश। ठीक है, के रूप में व्युत्पन्न करो, किसका, गॉस के नियम को, मैक्सवेल के जो प्रथम समीकरण के वैद्युतीय विस्थापन सदिश के रूप में व्युत्पन्न करो, क्योंकि गॉस के नियम से ही मैक्सवेल की जो फर्स्ट इक्वेशन आती है। सिद्ध करो कि वैद्युतीय विस्थापन सदिश डी वेक्टर मुक्त आवेश घनत्व के कारण उत्पन्न होता है। ये 3 क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो आंसर है वो एक ही होगा। इसने एक क्वेश्चन, एक ही टॉपिक को 3 तरीके से घुमा दिया ना, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना है। आपको याद है कि गॉस के नियम से ही हम प्रथम मैक्सवेल इक्वेशन निकालते हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम, सीधा वैद्युत विस्थापन सदिश यहाँ पूछ रहा है, आवेश घनत्व उत्पन्न होता है, लेकिन एक क्वेश्चन को घुमा दिया ना इसने 3 तरीके से। तो कंफ्यूजन कहाँ होता है, यही होता है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने आपको तीनों के अलग अलग बता दी कि एक क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा सकता है। ठीक है, तो देखें, स्टार्ट करें हम। देखिएगा हम क्या जानते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, देखिएगा हम जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से याद है या नहीं है, भूल गए, इसकी वीडियो भी डाली थी मैंने, याद है क्या होता है, फाई बराबर होता है या नहीं होता, बताओ, फ्लक्स होता है। और गॉस का नियम क्या होता है हमारे पास में, क्या होता है गॉस का नियम, याद है, जो हमारे पास में फाई होता है वो कितना होता है, Q1 Q2 प्लस Q3 डैश डैश डैश, कहाँ एप्सिलॉन नॉट, होता है या नहीं होता है। तो मैं ये जो Q1 Q2 है, देखिएगा मैंने क्या किया है, ये टोटल Q1 Q2 को मैं एक नाम दे देती हूँ, समेशन। क्या नाम दिया, समेशन। समेशन में कहाँ तक आ गए, इनफाइनाइट तक, कहाँ तक आ गए, इनफाइनाइट तक, सबका ऐड आ गया, सब सारे चार्जेस का क्या आ गया, ऐड आ गया। ठीक है, तो फाई बराबर क्या होता है, गॉस के नियम से समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई हमारे पास में सेकंड। एक एक स्टेप समझते जाइएगा, क्या करना है हमें, एक एक स्टेप समझना है। तो देखिएगा अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 व 2 से
देखिएगा समीकरण 1 व 2 से हमने क्या निकाला है, जो फ्लक्स होता है हमारे पास में गॉस के नियम से कितना आता है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हमारे पास में क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। मैं इस दोनों को क्या है, फ्लक्स ही तो है ना, दोनों बराबर कर दूं। समीकरण 1 व 2 से मैंने क्या किया है कि इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर किसके कर दिया, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताइएगा इतना समझ में आया या नहीं आया, आ गया। अब हम क्या देखिएगा, मैंने क्या किया है, मैंने मान लिया जो टोटल चार्ज है समेशन क्यू बराबर मैंने क्यू माना है, ठीक है, क्या है माना है, समेशन क्यू बराबर क्यू मान लिया, किसी एक चार्जेस के लिए मान लिया, माना, ठीक है। तो मैं क्या लिख रही हूं, मैंने लिखी इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर क्या है, समीशन की जगह क्यू अपॉन क्या लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, 3 हो गई मेरे पास में, कौन सी हो गई, समीकरण नंबर 3 हो गई मेरे पास में, हो गई, इतना समझ में आया। अब एक चीज बताइएगा, मैंने लिखा ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आवेश घनत्व हम क्या लेते हैं, आयतन आवेश घनत्व। क्या होता है आयतन आवेश घनत्व, वहां से हम चार्ज निकालते हैं नहीं निकालते, रो बराबर क्यू डी क्यू अपॉन डीवी निकालते हैं ना। तो देखिएगा पुनः हम जानते हैं कि आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा से क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व रो बराबर क्या होता है, डी क्यू अपॉन डीवी। बताओ यही होता है ना, होता है या नहीं होता है, बताइएगा। अब मैंने क्या निकालूंगी, मैं यहाँ जो Q का मान निकालूंगी, तो देखिएगा डी क्यू बराबर मैंने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई रो डीवी आ गया मेरे पास में, क्या आ गया, रो डीवी। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये इक्वेशन नंबर मैंने 4 मान ली है, समीकरण 4 का मैंने समाकलन कर दिया दोनों तरफ, कर दूं समाकलन, बताइएगा कर दे क्या समाकलन, कर दे। इक्वेशन इसका मैंने क्या किया, समाकलन कर दिया, कर दूं। तो देखिएगा समाकलन किया, क्या है, डी क्यू बराबर क्या है, इंटीग्रल रो डीवी हुआ। देखिएगा समाकलन अवकलन कैंसिल आउट, क्या बचा, क्यू बचा मेरे पास में, यहाँ क्या बचा है, रो डीवी। अब मैं क्या करूंगी, मैं यहां से ये Q का मान समीकरण 3 में रख दूंगी, क्या करूंगी, Q का मान समीकरण 3 में रख दूंगी, रख दूं। तो देखिएगा ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई, तो समीकरण 5 से मान किसमें रख दिया, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर रख दिया मैंने मान। तो देखिएगा मैंने मान रखा है, क्या है, इंटीग्रेशन एस क्या है, ई वेक्टर क्या है, डॉट डीएस वेक्टर, और यहाँ क्या आ गया है, रो डीवी आ गया है मेरे पास में, अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया है। बताओ ये स्टेप समझ में आया या नहीं आया, इतना स्टेप समझ में आ गया,
आया या नहीं आया बताइएगा। अब एक चीज बताइएगा, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, कुछ याद है आपको? याद है क्या? गॉस डाइवर्जेंस की परिभाषा से हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था गॉस डाइवर्जेंस? गॉस प्रमेय पढ़ी थी कि सरफेस इंटीग्रल को हमने वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज किया था। स्टॉक में हम क्या कर रहे थे, लाइन इंटीग्रल को सरफेस में कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन गॉस डाइवर्जेंस जो थ्योरम थी हमारे पास में, उसमें हमने क्या किया था, कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम में चेंज किया था। तो देखिएगा गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय से क्या होती है, हमने किसको, सरफेस इंटीग्रल को किस में चेंज किया, वॉल्यूम इंटीग्रल में। किस में चेंज किया हमने, वॉल्यूम इंटीग्रल में। हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन हमारे पास में क्या है, ए वेक्टर क्या होता है, डीएस वेक्टर होता है हमारे पास में। तो हम इसको वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। बताओ यही है या नहीं है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमारे पास में, है ना। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकाल रहे हैं, तो ए वेक्टर हमने क्या माना, ई वेक्टर के बराबर। इसमें वैल्यू इस तरीके से पुट कर दे हम, ई वेक्टर को हमने चेंज किया इस फॉर्म में, हमने चेंज कर दे। बताइएगा क्या किया है हमने, वी डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर क्या है, डी। अब क्यों बना रहे हैं, कंपेयर हम कब करेंगे, यहाँ वॉल्यूम है तो यहाँ वॉल्यूम का कोफिशिएंट होना चाहिए ना, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए बताइएगा। आया इतना समझ? बताओ इतना समझ में आया या नहीं आया? आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। देखिएगा LHS व RHS की तुलना करने पर करे तुलना, तो देखिएगा क्या करें, हमारे पास में है दोनों तरफ किसकी कोफिशिएंट है, वॉल्यूम के कोफिशिएंट है। किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटीग्रेशन वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। तो देखिएगा यहाँ वॉल्यूम का कोफिशिएंट कितना है, डेल क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर है ना। और यहाँ क्या है कोफिशिएंट, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैं लिख सकती हूँ डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर बराबर कितना आ गया है हमारे पास में, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताइएगा यही क्या है, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है या नहीं है, या नहीं है बताइएगा। कौन सी इक्वेशन हो गई हमारे पास में, ये 6। तो देखिएगा समीकरण 6 मैक्सवेल की प्रथम समीकरण कहलाती है। किससे निकाला हमने, गॉस डाइवर्जेंस, गॉस प्रमेय का यूज करके। को व्यक्त करती है। अब क्या पूछ रहा है, विद्युत विस्थापन सदिश का घनत्व जो उत्पन्न कर रहा है वो भी हमें निकालना है। एक टर्म ऐड है ना हमारे पास में भाई, विद्युत विस्थापन सदिश मुक्त आवेश घनत्व उत्पन्न कर रहा है ना।
तो देखिएगा विद्युत विस्थापन सदिश, तो देखिएगा अब हम आगे करते हैं विद्युत विस्थापन सदिश। विद्युत विस्थापन सदिश मुक्त आवेश घनत्व से मुक्त आवेश घनत्व से व्यक्त किया जाता है। क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। ठीक है, किसको? डी वेक्टर को करें तो दे हमने क्या मान लिया, अब जो मुक्त आयतन आवेश घनत्व है वो हमने क्या मान ली है? मुक्त मतलब फ्री, फ्री को रो एफ से डिफाइन कर दिया। आवेश घनत्व क्या है हमारे पास में? रो। ठीक है, अब पूछ रहा है मुक्त आवेश घनत्व, हमने फ्री को एफ से डिनोट कर दिया उसके लिए। तो देखिएगा माना मुक्त आवेश घनत्व, माना मुक्त आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व क्या है? रो एफ है हमारे पास में। क्या है? रो एफ है, रो एफ है। अतः वैद्युत विस्थापन सदिश विद्युत विस्थापन सदिश की परिभाषा से क्या है? जो डी वेक्टर है किसके बराबर? एप्सिलॉन ई वेक्टर के बराबर होता है। किसकी परिभाषा से? विद्युत विस्थापन विस्थापन सदिश की परिभाषा से होता है। मीडियम में लेते हैं हम। कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 7 मान ले हम इसको, मान ली। तो करें अब हमने क्या किया है? वैल्यू रखें। तो देखिएगा यहां से मैंने ई वेक्टर का मान निकाला है। किसका? ई वेक्टर का। ई वेक्टर का मान कितना आया है? डी वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया मान। तो समीकरण 7 से मैं समीकरण 6 में मान रखूं और क्या है? रो बराबर क्या है मेरे पास में? रो एफ आ गया ना। तो देखिएगा समीकरण 6 में मान रखने पर देखिएगा मान क्या रखा है मैंने? ई वेक्टर का मान रख दिया। कितना? डी वेक्टर अपॉन कितना है? एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, यहाँ क्या है? रो अपॉन रो की जगह मैंने क्या रख दिया? रो एफ रख दिया। वहां क्या है? एप्सिलॉन नॉट है। रख दिया मान। बताओ रखा या नहीं रखा? अब देखिएगा ये एप्सिलॉन नॉट से ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया ना भाई। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, हो गई। क्या बचा मेरे पास में? डी वेक्टर डॉट डी ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ डी वेक्टर बराबर कितना है? रो एफ। यही क्या है? विद्युत विस्थापन सदिश की मैक्सवेल समीकरण को भी डिफाइन करता है। तो देखें कौन सी इक्वेशन हो गई हमारे पास में? इक्वेशन नंबर 8, समीकरण 8। बताओ ये स्टेप समझ में आया नहीं आया? समीकरण 8 विद्युत विस्थापन सदिश के रूप में
वैद्युत विस्थापन। देखो फर्क क्या है, यहाँ डी वेक्टर में तो ये ई वेक्टर भी आ रहा है ना हमारे पास में, ये किसके लिए आ गया, सिर्फ विद्युत विस्थापन सदिश के लिए। यहाँ किसके लिए आया था, मैक्सवेल की प्रथम इक्वेशन, ठीक है आया था ना। तो अब यहाँ भी हम वैल्यू रख दें ई वेक्टर बराबर, तो देखिएगा समीकरण 8 विद्युत विस्थापन सदिश के रूप में मैक्सवेल की प्रथम समीकरण को व्यक्त करती है। ठीक है, जो कि मुक्त आवेश घनत्व पर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, यही तो पूछ रहा है ना, जो कि मुक्त आवेश घनत्व पर निर्भर करती है, यही पूछ रहा था। देखिएगा क्या पूछ रहा था, यही पूछ रहा था, मुक्त आवेश घनत्व के कारण उत्पन्न होता है, सिद्ध करो कि विद्युत विस्थापन सदिश मुक्त आवेश घनत्व के कारण उत्पन्न होता है। तो हमने भी क्या प्रूफ किया है, यही तो प्रूफ किया है। बताओ, यही प्रूफ किया है ना कि विद्युत विस्थापन सदिश मुक्त आवेश घनत्व की वजह से क्या होता है, व्युत्पन्न हुआ है। हो गया, बताओ तीनों क्वेश्चन हो गए एक ही में, सबका आंसर सेम है ना, सबका आंसर सेम है, लेकिन क्वेश्चन को एग्जामिनर ने 3 तरीके से घुमा दिया। टॉपिक एक ही है भाई, गॉस के नियम से उसने क्या किया, मैक्सवेल इक्वेशन, प्रथम मैक्सवेल इक्वेशन निकाली है, तो या तो वो प्रथम मैक्सवेल इक्वेशन दे देगा, या फिर गॉस के नियम के जो पूछ रहा है अवकल रूप, वो भी उसने व्युत्पन्न करवा लिया है। गॉस का नियम अवकल रूप क्या है, यही तो है डेल वेक्टर और टी वेक्टर बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रो क्या है यहाँ, आयतन आवेश घनत्व है ना। फिर उसने क्या किया कि एक और दे दिया कि विद्युत विस्थापन सदिश मुक्त आवेश घनत्व के कारण व्युत्पन्न होता है, तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया। हो गया, तो आज की क्लास अपनी यहीं खत्म होती है। क्या समझ में नहीं आया वो बताइएगा, कौन सी चीज समझ में नहीं आई अब आपको वो बताइएगा। सब आया है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा क्या कौन सी चीज समझ में नहीं आई है आपको। सब आई है, तो आज अपनी क्लास यहीं खत्म होती है, मिलते हैं कल।